हेलो एवरीबॉडी। तो यूपी स्टैटिक जीके की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के शानदार लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। एक तो पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, और दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो आज की क्लास जो है वो रिवीजन क्लास है और यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर। अब देखो क्या है कि आप सभी को पता है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो जो इसके पहले नोटिस आया था तो जून के आसपास या जुलाई के आसपास देखो इसका नोटिस आया था कि ये 2 मंथ के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब तो इलेक्शन चल रहा है, तो क्या हो सकता है कि जून में ना होकर जुलाई में एग्ज़ाम हो, जुलाई में ना होकर अगस्त में एग्ज़ाम हो। तो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की, लेकिन हाँ हो सकता है कि जून, जुलाई या अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये श्योर है। तो अपनी तैयारी को एकदम विधिवत तरीके से मजबूत करनी है, और हमको क्या है कि सिलेक्शन से मतलब है, एग्ज़ाम चाहे जब हो। लेकिन अब जैसे कि किसी किसी का क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम हुआ था सब किसी का एग्ज़ाम बिगड़ गया था, तो वो अभी समय है कि हम लोग उस टॉपिक्स को हम लोग कवर कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में गलत हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास पेपर ना हो, सबके पास पेपर है यूपी पुलिस का। सभी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को एक तरफ से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप लोग कवर करिए। तो इस तरीके से आपको बेहतर तरीके से मजबूत हो जाएगी तैयारी। और डेली एसटी देना है और उसमें एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक है जो कि हमें मजबूत नहीं है, और उस टॉपिक को गंभीरता पूर्वक से आप उस टॉपिक को फिनिश कर डालिए। तो एक तरीका ये है बेहतरीन, तो यही तरीका है जो कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखो गोल्डन चांस है इस नौकरी का। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर किसी का थोड़ी सी भी गलती हो गई तो समझ लीजिए कि 4-5 साल के लिए आप बैठे रहिए फिर। तो यही चीज़ें हैं कि आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अभी आप तो सोच रहे हैं कि इसका कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, इलेक्शन हो रहा है, एग्ज़ाम होगा कब होगा, उससे मतलब ना रखिए, लेकिन एग्ज़ाम तो श्योर है ना कि एग्ज़ाम होगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मजबूत कर लीजिए, बस बात खत्म। तो चलिए आज के शानदार सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो किस जिले से निकलती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिजनौर से निकलती है, और ये बलिया से बाहर निकल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, और 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और पूर्व में स्थित बलिया से ये बाहर निकल जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किन नदियों का उद्गम स्थल जो कि हिमालय में नहीं है या हिमालय से नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी और बेतवा नदी, जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं। तो यानी कि ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत के फूलर झील से है, और बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बिंद रेंज से है। तो ये भी आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, शारदा हो गया, रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और राप्ती हो गई। तो ये सभी नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी है जो कि हिमालय से नहीं निकलती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल जो कि गंगा के मैदानी भाग में नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर में मिलती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी किन नदियों से मिलने से बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी, जो कि यहीं से गंगा नदी का जन्म हुआ है। यानी कि हम लोग छोटा सा अगर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में देखें तो ये हो गया हमारा संतोपथ, ठीक है, ये हो गया गोमुख, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से एक नदी निकली अलकनंदा और यहाँ से एक नदी निकली है भागीरथी नदी। तो ये जब दोनों आपस में मिलती हैं और तो यहीं से है जो कि गंगा नदी का तो जन्म हुआ है। तो आप लोग ये समझिए कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जब ये आपस में मिलती है तो क्या कहलाती हैं? देवप्रयाग कहलाती हैं, ठीक है। और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का जन्म हुआ है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको याद रखना है, हालांकि ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यमुना नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 जिलों से होकर गुजरती है, बताओ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल दक्षिणी पठारी प्रदेश में नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यमुना नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है अयोध्या? तो राइट आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो प्रदूषित नदी उत्तर प्रदेश की कौन सी है भैया? तो यमुना नदी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है? तो कौन सी नदी है जो कि गंगा में दाईं ओर से आकर मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टोंस नदी। तो बी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर है जो कि गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ है जो कि गंगा के किनारे नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नगर है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिठूर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुना, रामगंगा, गोमती। तो ये तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में आकर मिलती हैं सीमा में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कुल कितने जिलों से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 टोटल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो कितने वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो किस स्थान पर गोमती नदी है जो कि गंगा नदी से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गाजीपुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गंगा नदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानंदा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा शहर गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इलाहाबाद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोन। गंगा नदी की देखो सहायक नदी नहीं है सोन। बाकी रामगंगा, केन, बेतवा और चंबल, तो ये सभी नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन सोन नदी नहीं है। अब सोन नदी कहाँ से निकली है तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये मानसरोवर है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ से सोन नदी निकली है मानसरोवर झील से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो कि सीमा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राप्ती नदी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? तो केन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब नदियाँ हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बेतवा नदी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख अपवाद क्षेत्र हैं जो कि हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे एक नज़र। यानी कि गंगा बेसिन की बात करें, देखो यहाँ पे, तो गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र है और जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग कवर करता है, ठीक है। और इसमें गंगा और इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, घाघरा और गोमती नदी शामिल हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र अपने उपजाऊ जड़ोल मैदानों के लिए जाना जाता है और वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर सहित राज्य के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले शहरों का घर है, ठीक है। अब बेतवा बेसिन की बात करें, देखो तो बेतवा बेसिन उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है और इसमें हमीरपुर, जालौन, ललितपुर जैसे जिले शामिल हैं। और इस बेसिन की मुख्य नदी बेतवा है जो यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्षेत्र पहाड़ी इलाकों की विशेषता है जिसमें कुछ क्षेत्र जंगलों से आच्छादित हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सोन बेसिन की अगर हम लोग देखो बात करें तो सोन बेसिन उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है और सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों को कवर करती है। यानी कि सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और इस क्षेत्र से होकर बहती है और इस बेसिन की मुख्य नदी है।
और यह क्षेत्र पहाड़ी है और कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का घर भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब गोमती बेसिन की देखो बात करें तो गोमती बेसिन उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है और इसमें लखनऊ, सीतापुर, फैजाबाद जिले जैसे शामिल हैं। और गोमती नदी जो इस क्षेत्र से होकर बहती है गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस क्षेत्र की विशेषता उपजाऊ जड़ोल मैदान और यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो कि हम लोग एक नज़र क्योंकि रिवीजन करेंगे, यानी कि यमुना नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब क्या हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और सोन, ठीक है, और चंबल, बेतवा, केन, टोंस, रामगंगा। और यमुना नदी की सहायक नदियां देखो चंबल है, सिंध और बेतवा, केन, हिंडन, सोन, गिरी नदी और काली नदी, यमुना और भागीरथी नदी। और घाघरा नदी की अगर हम लोग बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सरयू, राप्ती, मोहना नदी, बाबई नदी, पश्चिम राप्ती नदी, कुआना नदी, शारदा नदी, ठीक है। और इसके बाद गेरुआ नदी, गंडकी नदी, तो ये सब नदियां आपको याद रखना एक नज़र। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल ट्राइब्स। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। यानी कि भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% जो कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जो प्रतिशत है वो 0.6% है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में गोंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी जनजातियां निवास करती हैं, जैसा कि गोंड हो गया, ओझा हो गया, धुरिया हो गया, नायक हो गया, पथारी हो गया, राजगोंड हो गया, खरवार हो गया, सहरिया हो गया, पहरिया हो गया, बैगा, गारिया, पटारी, भुइया, पांखा, पानिका, चेरो, थारू, बुक्सा या बोक्सा, महागिरी, तो ये सभी जनजाति हैं जो कि उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा कि भारत कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितने % भाग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है तो 1.09%, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितने % भाग अनुसूचित जनजातियों का है, तो 0.6% भाग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वर्तमान में राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 11,34,273 है, जो कि कुल जनसंख्या का 0.6% है। तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोंड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गोंड उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जिसकी आबादी 12 मिलियन से अधिक है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति समूह का जो क्रम है वो इस प्रकार है, जैसे कि गोंड आता है सबसे पहले, खरवार आता है और थारू समूह आता है। तो ये एक क्रम है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि थारू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। और थारू जनजातियों के द्वारा एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम बजहर नाम का एक पर्व है, जो कि इनके द्वारा ये मनाया जाता है। और थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं और ये लोग, इनका जो मुख्य भोजन है वो चावल है।
चावल बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं। और ये लोग क्या है कि जो दीपावली का त्यौहार है उसको ये लोग शोक पर्व त्यौहार के रूप में मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और बदला विवाह जो कि प्रचलित है इनमें। और थारू जनजाति के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी खोला गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जनसंख्या के हिसाब से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो बनरावत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगरिया, बैगा तथा भुइया जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यानी कि सोनभद्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है, तो किस जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वाराणसी में। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और वाराणसी में पाई जाने वाली जो जनजाति हैं वो चेरो है, गोंड है, खरवार है, ओझा है, नायक है, धुरिया है, ठीक है। और सहरिया जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी एवं मुरैना जिलों में पाई जाती है और साथ ही साथ ललितपुर जिले में भी पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ये सोनभद्र में निवास करती है। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो कौन सी है, तो राइट आंसर हो गया थारू। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ए ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यूपी की जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, यानी कि बहुविवाह प्रचलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जौनसारी जनजाति के लोग बहुविवाह का आचरण करते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो वही क्वेश्चन है थारू। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दीपावली त्यौहार को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू मनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, तो ये देखो उत्तराखंड में भी निवास करती है और उत्तर प्रदेश में भी निवास करती है, तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुक्सा या बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने लिस्ट लगा रखी है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो इसका मैं पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। अब बुक्सा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो देखो बुक्सा या भोटिया जनजाति के लोग अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं, ठीक है। और बुक्सा लोग सबसे पहले तराई में बनबसा नामक वनों में ढके स्थानों पर आकर बसे थे सबसे पहले। और बुक्सा जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, जिसमें वधु माल गति देना पड़ता है, ठीक है, वधु को। अगला है कि बुक्सा लोग वन देवी हिडिंबा की पूजा करते हैं और होगड़, ढल्लिया, गोटरे और मोरो बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बुक्सा जनजाति में अंतरजाति यानी कि बाहर गोत्रीय विवाह प्रथा प्रचलित है और इसमें पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। और बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी काशीपुर की
चामुंडा देवी है। तो ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर याद रखना है। और शक्ति के प्रतीक के रूप में ये लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, तो आप लोग एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बार इसको रिवीजन करा चुका हूँ। इसका टॉपिक वाइज भी देखो मैंने वीडियो बनाया था। अब ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन जरूर करिएगा। जब इसमें थारू देखो, मैंने जितनी भी उत्तर प्रदेश में जनजाति पाई जाती है सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक नज़र क्या है कि आप लोग इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा, और इसका पीडीएफ है जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों जो कि आज का शानदार सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।